अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सो माय नेम इज़ इमरान खान। हाउ आर यू? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर, द सेकंड चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बगैर वक्त ज़ाया कि हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को। सो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को समझने से पहले हम थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री को जान लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री किसको कहते हैं। ठीक है, आई नो कि आपको पता होगा कि बायो किसको बोलते हैं। बायो मीन लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और यहाँ पे है केमिस्ट्री। जब वर्ड केमिस्ट्री आता है तो हमारे जहन में वो केमिस्ट्री की एक लंबी सी डिफिनेशन आ जाती है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बला बला। देखें, केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? दरअसल किसी भी चीज़ की बनावट को, उसकी स्ट्रक्चर बोलते हैं उसकी साख्त को, कि कैसे बना हुआ, किस चीज़ से बना हुआ है, उसकी खुसूसियात क्या है। मैं कहता हूँ कि इस मार्कर की केमिस्ट्री क्या है, तो क्या मतलब होगा इस बात का कि मतलब ये मार्कर किससे बना हुआ है? प्लास्टिक से बना हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसकी खासियत क्या है, इससे मैं लिखता हूँ। इसके अलावा इसके अंदर चेंजिंग अकरिंग, मतलब इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। अगर इसको मैं हीट पे रखूँगा, मतलब आग पे रखूँगा, तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। सो दरअसल ये इसकी क्या है? केमिस्ट्री है। अब जानदार अशिया की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब जानदार अशिया की केमिस्ट्री से क्या मतलब है? जिस तरह मार्कर की हम क्या केमिस्ट्री का क्या मतलब था कि मार्कर की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, इसी तरह जानदार अशिया किससे बने हुए हैं? इन मॉलिक्यूल की मतलब जिस चीज से बने हुए हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनकी कंपोजिशंस क्या है, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, ईच एंड एवरी पॉइंट के हवाले से पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अब देखो, जानदार अशिया जिन मॉलिक्यूल से बने होते हैं दरअसल उनको हम कहते हैं बायो मॉलिक्यूल, बायो लिविंग मॉलिक्यूल। जानदार अशिया जिन मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो दरअसल इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के हवाले से पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, वही बात फिर से आ गई, जिसमें हम स्ट्रक्चर, composition, function and chemical processes of molecule and compounds that are present in the bodies of living organisms। वो मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडीज में प्रेजेंट है, जो कि लिविंग की बॉडी में प्रेजेंट है, उनकी स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ना कि उनकी साख्त क्या है, किस मतलब उनकी, अगर आप उसकी स्ट्रक्चर देखोगे, जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे जिसम में पानी मौजूद है, यानी पानी की स्ट्रक्चर क्या होती है? ऐसे ओ होता है, साथ में दो क्या लगे होते हैं? एच लगे होते हैं। उसकी कंपोजिशन कि वो मॉलिक्यूल किस चीज से बना हुआ है। सो वाटर देख लो, वाटर किससे बना हुआ है? एक ऑक्सीजन है, दो क्या है? हाइड्रोजन है। फंक्शन क्या है? पानी का काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे काम है कि जो पानी से हो रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन है कि जो पानी में हो रहे हैं। हमारे सेल के अंदर 70 to 90% वाटर प्रेजेंट है। इसके अलावा केमिकल प्रोसेसेस ऑफ मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड, और इनके केमिकल प्रोसेसेस, क्या क्या केमिकल प्रोसेसेस इन मॉलिक्यूल के अंदर हो रहे होते हैं। उन मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो कि हमारी बॉडीज, जो कि लिविंग की बॉडीज में प्रेजेंट है, उनकी कंपोजिशन, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज के हवाले से पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री दरअसल बोलते हैं। ठीक है जी, अभी हम डिस्कस करते हैं बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल, फिर वही बात आ गई कि वो मॉलिक्यूल जिन्होंने हमारी बॉडी को बनाया हुआ है, द मॉलिक्यूल विच मेड आवर बॉडी, जो क्या अगर हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं, या द मॉलिक्यूल फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड, ऐसे मॉलिक्यूल जिनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने उनको हम क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। मॉलिक्यूल क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्यूल? एटम को तो पता ही होगा, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? मैटर का। कहने का मतलब क्या है? अगर आप एक मैटर लो, उसको डिवाइड करते जाओ, एक वक्त ऐसा आएगा कि मजीद वो डिवाइड नहीं होगा। सबसे जो छोटा पार्टिकल होगा वो आपको एटम नजर आएगा, और फिर एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। बहरहाल वो केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, अगर कहीं पे बायो में आए तो हम इसको डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे बायो मॉलिक्यूल के हवाले से। मैं भी क्या आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आपको मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये वीडियो थोड़ी सी आगे कर लें, लेकिन अगर किसी को मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो पहले मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम बायो मॉलिक्यूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम, a group of 2 or more atom that are chemically bonded to each other। मॉलिक्यूल क्या होता है? दरअसल दो या दो से ज़्यादा एटम का ग्रुप होता है जिन्होंने आपस में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड बनाया होता है। ठीक है, कैसे? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ दो एटम है, कौन कौन से? लेट्स सपोज हमारे पास O2 है। ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, दो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के भी 8 होगा, इसका भी 8 होगा।
8 एटॉमिक नंबर है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि एटॉमिक नंबर का क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 8 होंगे। जब प्रोटॉन 8 होंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, क्योंकि एटम जो होता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 8 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8 ही होंगे। ठीक है, अब देखें पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर ने क्या कहा था, 2n² का फार्मूला दिया था कि किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हो तो इस फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। तो पहले के अंदर आएंगे 2। अब मैं एक ऑक्सीजन का एटम ड्रॉ कर लेता हूँ, उसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर दिया, पुट कर दिए। ठीक है, दूसरे शेल की अगर बात की जाए तो 2n², यहाँ पे हम n की जगह पे क्या पुट करेंगे, अब शेल नंबर दूसरा है तो हम n की जगह पे 2 पुट कर लेंगे। हमारे पास कितने आ जाएंगे, 8। तो दूसरे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लेकिन टोटल कितने थे, 8 थे। 8 में से हमने 2 रख लिए, कितने रह गए, 6 रह गए। तो इसके अंदर मैंने 6 पुट कर दिए, 1 2 3 4 5 6। अब अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास कितने हैं आखिरी शेल में, 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितने, 6 हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 2 मजीद चाहिए। तो ये क्या कर लेगा, अब साथ में से दूसरे ही ऑक्सीजन का एटम है, उसके भी पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसको भी एक की जरूरत है, 2 की इसकी भी जरूरत है, 2 को इसको भी जरूरत है। तो ये क्या कर लेंगे, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे। आपस में जब इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो एक बॉन्ड बन गया। इस वाले ने जब अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो 2 बॉन्ड बन गए। अब ये वाला ऑक्सीजन सोचेगा कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं, ये वाला सोचेगा कि दोनों क्या है, मेरे पास है। सो ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन गया। अब देखें दोनों के आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी कितने आखिरी शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन है। सो ये दोनों मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, O2 बना दिया। सिंगल ऑक्सीजन नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सो आखिरी शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो तभी वो रह पाएगा। वो कौन सा एलिमेंट है जो कि स्टेबल है, पीरियोडिक टेबल के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेंडॉन, ये ऐसे इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस, क्योंकि ये सारे क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कैसे, हीलियम को छोड़ दो, ये तो डुप्लीकेट रूल को फॉलो कर रहा है, फिर भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का होता है 18। इसका आई थिंक फिलहाल यहाँ तक देख लें। हीलियम के 2 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। आखिरी शेल में 2, अकॉर्डिंग टू डुप्लीकेट रूल ये क्या है, स्टेबल है। नियॉन को देखो 10 एटॉमिक नंबर है, तो पहले शेल में आ जाएंगे 2, दूसरे में कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या हो गया, स्टेबल। आर्गन देख लो, आर्गन के पहले शेल में आ गए 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, और तीसरे में कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। सो ये तीनों क्या है, स्टेबल हैं। होपफुली कि आपको ये चीज़ें ऑलरेडी से डिटेल में क्लियर होंगी। सेम केस H2O कैसे बनता है, चलें मैं आपको अभी ये दिखा देता हूँ कि H2O कैसे बनता है। होपफुली आपको क्लियर होगा कि H2O कैसे बनता है। फिर भी वो स्टूडेंट की जिनको नहीं पता, जो अच्छे बच्चे नहीं हैं, जो पढ़ के नहीं आए हैं, उनको हम दिखा देते हैं कि H2O कैसे बनता है। देखें H2O को अगर देखा जाए ना, H2O 3 है, देखो 3 एटम इसमें, 2 हाइड्रोजन की और एक किसका है, ऑक्सीजन का है। तो जो कम होता है वो सेंटर होता है, ये ऐसे बना होता है। ठीक है, ये क्या है, ऐसे बना होता है। इसके ऊपर 2 लॉन पेयर, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं उनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते उनको हम बोलते हैं लॉन पेयर, उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन पेयर बोलते हैं। ये केमिस्ट्री की बातें बहरहाल यहाँ पे डिस्कस करने का कोई तुक तो नहीं बनता है, फिर भी आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, हाइड्रोजन का 1, इस हाइड्रोजन का भी 1। मैं ऑक्सीजन का एटम ड्रॉ कर लेता हूँ। पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का ड्रॉ कर लेता हूँ। एटॉमिक नंबर है 1, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, 1। इस हाइड्रोजन का ड्रॉ कर लेता हूँ। एटॉमिक नंबर है 1, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखें हाइड्रोजन और हीलियम ये 2 फॉलो करते हैं और डुप्लीकेट रूल को। कौन से रूल को, डुप्लीकेट रूल को। डुप्लीकेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में, आखिरी शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 की क्या हो गई, कमी होगी। सो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हीलियम देख लो, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
हीलियम का एटम अगर हम ड्रॉ करके देख लें तो उसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या, हीलियम क्या स्टेबल है, इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। बॉन्ड तब बनता है कि जब एटम क्या हो, अनस्टेबल हो। सो हीलियम इज ऑलरेडी स्टेबल। ठीक है जी। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को भी चाहिए होगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर लेते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, और वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन भी क्या कर लेगा, इस ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। इसके पास हो गए 1 2, इसके पास कितने, हाइड्रोजन के पास 1 2, हाइड्रोजन दोनों स्टेबल। ऑक्सीजन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन भी क्या हो गया, स्टेबल। सो ऐसे H2O बनना होता है, दरमियान में एक ऑक्सीजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन, इस तरफ भी हाइड्रोजन। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये बाकी हैं और 2 ये बाकी हैं। सो इनको हम कहते हैं लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन। बहरहाल ये चीज़ें आपने केमिस्ट्री के अंदर डिटेल में पढ़ी होंगी। यहाँ पे इनको डिस्कस करने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको आगे बायोमॉलिक्यूल के हवाले से चीज़ें समझने में आसानी हो। अच्छा जी, एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। ऑलरेडी ये बात मैं कर भी चुका हूँ, बहरहाल मैं डिफिनीशन लिख देता हूँ, आप भी नोट कर लें, आगे आपको बहुत फ़ायदा आएगा। एलिमेंट क्या है हमारे पास, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ, element is a pure substance made up of same kind of atom, made up of same kind of atom। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। ठीक है। टोटल एलिमेंट कितने, 118 है। टोटल कितने, 118। इनमें 92 क्या है, नेचुरल है। नेचुरल मतलब जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, और 26 ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, जिनको हमने क्या किया है, लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया है। अब इन 118 में से 16 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रेजेंट है। सो आउट ऑफ दीज 118, 16 एलिमेंट आर बायो एलिमेंट। 16 हमारे पास क्या है, बायो एलिमेंट हैं। सो बायो एलिमेंट कितने हैं, 16 हैं। अब हम जानेंगे कि कौन कौन से बायो एलिमेंट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो इनकी जो हमने कैटेगरी बनाई हुई है ना, इनको हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया। अच्छा मैं थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूँ, ऊपर करके लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। मॉलिक्यूल कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में मिलें जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हो। इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने का मतलब ये ना कि वो आज़ादाना तौर पे रह सकते हो। जिस तरह मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ O2 देखो, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन हुए हैं। 2 ऑक्सीजन के एटम आपस में कंबाइन हुए। O2 सिंपली ऑक्सीजन जो O2 जो हमारे ऑक्सीजन जो प्रेजेंट दरअसल O2 की फॉर्म में, मतलब ये इंडिपेंडेंटली रह सकता है। इंडिपेंडेंटली मतलब इसको किसी और के ऊपर डिपेंडेंस की जरूरत नहीं है, मतलब ये किसी और के बगैर भी, मतलब किसी और के बगैर भी ये रह सकता है। मिसाल के तौर पर अगर इस O2 की जगह मैं O लिखूं तो O सिंगल नहीं रह सकता। सो दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल, दिस इज अ फ्री रेडिकल। इस तरह मैं आपसे कहता हूँ H2O एक कंप्लीट मॉलिक्यूल है। H2O जो होता है वाटर, पानी हमारे पास पड़ा होता है ना, क्या पानी को रहने के लिए किसी और चीज की जरूरत है, नहीं है। लेकिन आप इस H2O में से एक H को भी हटा दो, HO कर लो, तो ये नहीं रह सकता। सो दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल। ठीक है। बहरहाल मॉलिक्यूल का यहाँ पे हम जिक्र इतना नहीं करना, हमने सिर्फ पढ़ना है बायो मॉलिक्यूल के हवाले से। होपफुली कि आपको मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। अगर नहीं भी क्लियर तो मॉलिक्यूल हमारे पास जब 2 या 2 से ज्यादा एटम आपस में मिले और वो एक ऐसा कंपाउंड बनाए या ऐसा मॉलिक्यूल बनाए जो कि इंडिपेंडेंटली रह सकता हो। ठीक है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर कंपोज्ड ऑफ बायो एलिमेंट। आप देखो जितने भी हमारे इर्द गिर्द एटम है, दरअसल एटम किसके होते हैं, एलिमेंट के होते हैं। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। पॉइंट को नोट कर लें, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट जो होता है एक प्योर खालिस चीज है, खालिस चीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जैसे एटम से मिलके बनी होगी। मिसाल कि हमारे पास एक आयरन पड़ा हुआ है, ये आयरन का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, ठीक है, लोहे का। आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है, 26 है। एटॉमिक नंबर किसको कहते हैं, हाँ शहजादे अब बताओ। एटॉमिक नंबर कहते हैं द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब देखो आयरन का एटॉमिक नंबर है 26, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आयरन के हर एक एटम के अंदर कितने होंगे, 26 प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे।
अब देखें, आपने एक आयरन का टुकड़ा लिया, आपने देखा आप कहीं से भी कोई एटम उठा रहे हो, कहीं से भी उसका कोई छोटा सा हिस्सा उठा रहे हो, उसके अंदर जो आप एटम देखोगे तो उसके अंदर आपको कितने प्रोटॉन मिलने चाहिए? 26 प्रोटॉन ही मिलने चाहिए। सो दिस वन इज आयरन एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट होता है प्योर सब्सटेंस, तो बिल्कुल खालिश चीज, इसके अंदर आपको कोई दूसरा एटम नजर नहीं। अगर कोई दूसरा आया तो फिर ये हमारे पास जो होगा ये एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ये फिर कुछ और कहलाता है। ठीक है, बहरहाल एलिमेंट क्या होता है? प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक जैसे एटम से मिलके बना हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे थे बायो एलिमेंट। अब देखो मॉलिक्यूल किससे बने हुए? दरअसल एलिमेंट से बने हुए हैं। अब हमारे बॉडी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको बायो मॉलिक्यूल कहते हैं, और बायो मॉलिक्यूल जिन एलिमेंट से बनेंगे उनको बायो एलिमेंट कहेंगे। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, हमारी बॉडी के अंदर जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है, अब लिविंग की बॉडी में प्रेजेंट है ना, तो उनके साथ क्या लग जाएगा? वर्ड बायो लग जाएगा। सो दीज आर कॉल्ड बायो एलिमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आर कंपोज्ड ऑफ बायो एलिमेंट। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल किससे बने हुए? बायो एलिमेंट से बने हुए हैं। द मोस्ट बायो एलिमेंट फ्रॉम विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड, वो बायो एलिमेंट जिससे ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनी होती है, विच मेक 99% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडीज। आप अगर बॉडी से वाटर को निकाल लें, वाटर को जब निकाल दिया तो पीछे ड्राई वेट रह जाता है। ड्राई वेट सूखा हुआ ओजन। ठीक है, ड्राई वेट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स बॉडीज आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। अगर हम बॉडी से पानी को निकाल लें, बॉडी से क्या कर लें? पानी को निकाल लें, तो जो 99% वेट बचेगा ना, वो दरअसल इन 6 एलिमेंट का होगा। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। अब इनके अंदर जो 6 एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, मतलब ये जो 6 एलिमेंट थे इनमें से 3 एलिमेंट ऐसे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि 95% ह्यूमन बॉडी का वेट बना रहे हैं। चलें हम थोड़ी सी जनरल से डिस्कशन कर लेते हैं पहले। टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 118 एलिमेंट, जो कि हमारी बुक्स के अंदर डिस्कशन की हुई है कि टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। बहरहाल 121 डिस्कवर हो चुके हैं। अब एक 118 के अंदर 92 जो होते हैं नेचुरल होते हैं, बाकी जो 26 है वो क्या है? आर्टिफिशियल है। ठीक है, अब इनके अंदर 16 एलिमेंट ऐसे जो कि क्या है? बायो एलिमेंट है, जिनसे हमारी बॉडी मिलके बनी हुई है। उन 16 के अंदर जो 6 हैं, 6 ने 90% हमारी बॉडी बनाई हुई है, और इन 6 के अंदर भी 9% 6 ऐसे हैं कि जो क्या कर रहे हैं? 99% हमारी बॉडी को बना रहे हैं। मेजर जिसको हम बोलते हैं, ये कितने? 99% हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। इसी तरह होते हैं कुछ माइनर कितना बना रहे हैं? 10% हमारी बॉडी को, 10 नहीं बल्कि 1% हमारी बॉडी को बना रहे होते हैं। और एक होते हैं बहुत ही माइनर, जिसको हम ट्रेस अमाउंट में बोलते हैं, ये हमारी बॉडी को 0.1% से भी कम क्वांटिटी में बना रहे होते हैं। सो इनको रट्टा लगाने से अच्छा ये है कि मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बना देता हूँ, और शॉर्ट ट्रिक को आप रट्टा लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि इस मेजर के अंदर, इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाई हुई है, ओबामा चेंज हिज न्यू कैप। ओबामा चेंज हिज न्यू कैप। ठीक है, अब देखो, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, इसमें जो ओ स्टैंड करता है ना, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, सी स्टैंड फॉर कार्बन, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, सी ए स्टैंड फॉर कैल्शियम, पी स्टैंड फॉर फास्फोरस। रिवाइज करते हैं मेरे साथ कि ओ स्टैंड फॉर ओबामा, ओ स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, सी स्टैंड फॉर कार्बन, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, एन स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम। शॉर्ट ट्रिक क्या है? ओबामा चेंज हिज न्यू कैप। ओबामा ने क्या की? अपनी नई कैप जो थी वो क्या कर दी? चेंज कर दी। ठीक है, बहरहाल इंडिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑक्सीजन कितने परसेंट होता है? 65% होता है। कार्बन कितने परसेंट होता है? 18% होता है। हाइड्रोजन कितने परसेंट होता है? 10% होता है। नाइट्रोजन कितने परसेंट होता है? 3% होता है। कैल्शियम कितने परसेंट होता है? 2% होता है। कैल्शियम 2% होता है। और फास्फोरस कितने परसेंट होता है? 1% होता है। अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट कितना बना रहता है? 99% बना रहा होता है। सो ये जो है ये हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट आ जाते हैं, ये 6।
ओबामा चेंज हिज न्यू कैप, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ठीक है, अब हम आते हैं माइनर की तरफ। सो माइनर के लिए जो शॉर्ट ट्रिक है वो है काशिफ, काशिफ, सैफ, क्लेवर, नाटी, मैजिशियन, फेलो, नाटी, मैजिशियन, फेलो। ठीक है, काशिफ ने क्या किया, अपने होशियार शैतान मैजिशियन फेलो को क्या किया, बचाया। सो इसमें के स्टैंड फॉर पोटाशियम, एस स्टैंड फॉर सल्फर, सी एल स्टैंड फॉर क्लोरीन, एन एस स्टैंड फॉर सोडियम, एम जी स्टैंड फॉर मैग्नीशियम एंड एफ ई स्टैंड फॉर आयरन। ठीक है, ये जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो है ना, ये दरअसल 1% प्रेजेंट होते हैं, ये माइनर क्वांटिटी में होते हैं। ये क्या होते हैं, माइनर। ओबामा चेंज हिज न्यू कैप, 99% वो प्रेजेंट है और 1% क्या है, ये प्रेजेंट। इसके अलावा कुछ ट्रेस अमाउंट में भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रेस अमाउंट से मतलब बहुत ही कम मिकदार में, बहुत ही कम मिकदार में कुछ और भी प्रेजेंट है। उनके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने डिस्कस की हुई है, जो कि है कोरोना में आयोडीन ज़रूरी, कोरोना में आयोडीन ज़रूरी, आयोडीन ज़रूरी, कोरोना में आयोडीन ज़रूरी। ठीक है, कोरोना में आयोडीन ज़रूरी। सो कोरोना का जो सी आर है ना, इसको आप कर लो कॉपर, सी यू कर लो, सी यू मतलब कॉपर, सी यू मतलब कॉपर, कॉपर क्यूरियम से निकला हुआ है। एम ए स्टैंड फॉर मैंगनीज, कोरोना में है ना, तो इसको हम कर लेंगे मैंगानीज। आयोडीन सिंपल आयोडीन ही है, और ज़रूरी का मतलब ZN मतलब जिंक। काउंट करो कितने बन गए, 6 ये हैं, 6 ये हैं और 4 ये हैं, कितने बन गए, 16 बन गए। सो दीज 16 आर बायो एलिमेंट। ठीक है, रिवाइज करो मेरे साथ। जो मेजर है 99% है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, ओबामा चेंज हिज न्यू कैप। ओबामा में O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन, चेंज में C स्टैंड फॉर कार्बन, हिज में H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, न्यू में N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, कैप में CA स्टैंड फॉर कैल्शियम और P स्टैंड फॉर फास्फोरस। ठीक है, ये थे मेजर। फिर माइनर की हमने बात की। माइनर के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक क्या डिस्कस की कि काशिफ, सैफ, क्लेवर, नाटी, मैजिशियन, फेलो। काशिफ के अंदर K स्टैंड फॉर पोटाशियम, सैफ का S स्टैंड फॉर सल्फर, और क्लेवर CL स्टैंड फॉर क्लोरीन। ठीक है, N स्टैंड फॉर सोडियम, Mg स्टैंड फॉर मैग्नीशियम, Fe स्टैंड फॉर फेलो। ठीक है, ये जो थे माइनर, ये 1%, ये बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हमारे पास कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, आयोडीन हो गया, जिंक हो गया। सो दीज वर द बायो एलिमेंट जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत बार बार रट्टा लगाना पड़ता है। रट्टा लगाने से अच्छा इन शॉर्ट ट्रिक्स को याद कर लो। शॉर्ट ट्रिक्स से ये चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। नोट करो इसको जल्दी से। अभी हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट। बायो एलिमेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं, या जो हमारे पास अभी हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मालिक्यूल, कि मालिक्यूल जो होते हैं ये कितने किस्म के होते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ये कितने किस्म के मालिक्यूल होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं बायो मालिक्यूल के हवाले से कि बायो मालिक्यूल जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। सो बायो मालिक्यूल जो होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। अच्छा जी, बायो मालिक्यूल कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल और दूसरे हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल। ठीक है, पहले हमारे पास कौन से ऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल हैं, दूसरे कौन से इनऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक बायो मालिक्यूल हैं। अब अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए, होपफुली कि आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड के हवाले से पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड हो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। जब कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड होता है हाइड्रोजन के साथ तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड हो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एंड द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। या इससे डिराइव होने वाले कंपाउंड, या इससे क्या डिराइव होने वाले कंपाउंड जिसको हम क्या बोलते हैं कि इनके डेरिवेटिव।
सो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड और हाइड्रोजन से, उनके हवाले से स्टडी करना, या इनसे निकलने वाले कोई कंपाउंड, इनसे डिराइव होने वाले कोई कंपाउंड, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कैसे? कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने बनाता है? 1 बनाता है, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास है CH4 किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। और होपफुली कि आपको इसका कॉन्सेप्ट सही से क्लियर होगा। अगर ऐसा हो जाए कि Cl2 का मॉलिक्यूल आ जाए, किसका? Cl2 का, एक क्लोरीन Cl2 को, उसको मैं ओपन फॉर्म में लिख लेता हूँ। Cl2 का मॉलिक्यूल आया, अगर ये इसमें हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन हो जाए, हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन के नतीजे में 2 आयन बनते हैं, एक Cl नेगेटिव बन गया, एक Cl पॉजिटिव। हेट्रोलिटिक मतलब ये क्या कर ले कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन ले ले, ये अगर ये ले लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे के ऊपर क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये जो नेगेटिव वाला क्लोरीन है ना, ये अटैक कर लेगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकाल के क्या बना देगा? HCl बना देगा। और जब ये हाइड्रोजन आ रहा होता है तो यहाँ से अपने दोनों हाइड्रोजन कार्बन को, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या होता है कि ये क्लोरीन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये अटैक कर लेता है इस कार्बन के ऊपर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कार्बन, 3 हाइड्रोजन अपनी जगह पे, एक हाइड्रोजन निकल चुका है और उसकी जगह पे क्या आके लग गया? क्लोरीन आके लग गया। अब इसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोमीथेन बोलते हैं। सो क्लोरोमीथेन इज अ डेरिवेटिव ऑफ मीथेन। मीथेन से क्या बना? क्लोरोमीथेन बन गया। सो हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव के हवाले से पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है जी। अब हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कौन कौन से हैं? हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होते हैं ना, वो कौन कौन से हैं? सो वो बेसिकली 4 हैं, ठीक है। वो कितने? 4 जो है ये मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। उनमें से कौन कौन आ जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं। कौन से? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड ठीक है। ये 4 जो है ना, ये ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल हैं। मतलब क्या है कि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे या इनसे निकलने वाले कोई कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक की तरफ आओ, सिंपल सी बात है। ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड थे, इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होंगे, या इनके डेरिवेटिव के अलावा बाकी जितने कंपाउंड इनके बारे से पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल या इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे H2O है, H2O में देखो कोई कार्बन है? नहीं है। CO2 है, देखो C तो है लेकिन यहाँ पे H नहीं है। सो CO2 इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह मैं कहता हूँ Cl2 है, दिस वन इज अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे 1000 ऑफ कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं प्रेजेंट होते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बायोमॉलिक्यूल कौन से प्रेजेंट है? सो दरअसल हमारी बॉडी के अंदर मोस्टली जो प्रेजेंट होता है ना, वो दरअसल वाटर है। इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास आ जाता है वाटर। इसके अलावा वाटर के अलावा CO2, इसके अलावा O2 और बहुत सारे आयंस हमारी बॉडीज में प्रेजेंट हैं। सो अभी हम वन बाय वन इनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टीच वाटर क्या होता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज। उसके बाद नेक्स्ट हम कार्बोहाइड्रेट के हवाले से, फिर प्रोटीन, फिर लिपिड, फिर न्यूक्लिक एसिड। वन बाय वन हम इनके हवाले से डिस्कशन करेंगे, ठीक है जी। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि ये जो बायोमॉलिक्यूल थे या जो और मॉलिक्यूल थे, ये हमारे मतलब मैमेलियन सेल्स में और बैक्टीरियल सेल में कितने प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर जो होता है वो बैक्टीरियल सेल में भी 70% प्रेजेंट होता है और मेमेलियन सेल में भी 70% प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बायोमॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी में कौन सा प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे सेल में भी और बैक्टीरियल के सेल में भी सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर बात की जाए प्रोटीन की, सो जो मेमेलियन सेल हैं उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है 18%। कितने परसेंट? 18%। लेकिन जो बैक्टीरियल सेल होता है ना, इसमें प्रेजेंट होता है 15%। बैक्टीरियल सेल में कितना है? 15% प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। सो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में कितने परसेंट होता है और मेमेलियन सेल में कितने परसेंट? सो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना,
ये एनिमल सेल में या मेमेलियन सेल में प्रेजेंट होता है 4%। कितना? 4%। जबकि बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है 3%। बैक्टीरियल सेल में कितना है? 3% प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड की। लिपिड जो होता है मेमेलियन सेल में प्रेजेंट होता है 3%, जबकि बैक्टीरियल सेल में कितना होता है? 2% होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन जो होते हैं ना, हार्मोन्स ये केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, बहुत सारे फंक्शन करते हैं। हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। मिसाल के तौर पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, अगर पानी की कमी हो जाए तो ये ब्रेन से रिलीज होता है, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड से, और जाके हमारे किडनी पे एक्ट कर रहा होता है और वाटर के लेवल को क्या कर रहा होता है? बढ़ा रहा होता है। ठीक है, अगर हार्मोन की बात की जाए तो ये बैक्टीरिया में भी 2% होता है और हमारी बॉडी में भी ऑलमोस्ट 2% होता है। ठीक है, कितना हो गया? काउंट कर लेते हैं इसको। 70 और 18, 88, 92, 95, 97 हो गया। ठीक है, बहरहाल आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आयंस की बात की जाए, आयंस, आयन जो होते हैं ना, ये बैक्टीरियल सेल में भी 1% होते हैं और मेमेलियन सेल में भी 1% होते हैं। अब एक चीज़ सिर्फ रह गई और वो है न्यूक्लिक एसिड। दरअसल जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, इसको हम आगे वैसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए अभी इतना याद कर लो, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, डीएनए जो होता है ना, ये बैक्टीरियल सेल में कितना प्रेजेंट होता है? डीएनए बैक्टीरियल सेल में होता है 1%। कितना है? डीएनए बैक्टीरियल सेल में होता है 1%, जबकि मेमेलियन सेल के अंदर होता है 0.25%। ठीक है, इसके अलावा आरएनए जो होता है ना, ये बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है 6%, जबकि मेमेलियन सेल के अंदर ये प्रेजेंट होता है 1.1%। ये परसेंटेजेस आपको याद करनी बहुत ही ज़रूरी हैं। इनके हवाले से मैं आगे डिस्कशन करूँगा। अच्छा जी, मैं आपसे कुछ एमसीक्यूज़ पूछ लेता हूँ। ये द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज डैश। द मोस्ट एबंडेंट, एबंडेंट कहते हैं सबसे ज़्यादा। द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल इन मेमेलियन सेल, मॉलिक्यूल इन मेमेलियन सेल इज डैश। बताएं जी क्या होगा? हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल कौन सा प्रेजेंट है? अगर आपने वाटर पे सिलेक्ट किया है तो हाय किस्मत, आप नाकाम हो गए। ठीक है, वाटर, वाटर है, बताएं। वाटर नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वो है प्रोटीन। क्यों? वाटर सबसे अबंडेंट तो है, लेकिन वो क्या है? इनऑर्गेनिक है। वो क्या है? इनऑर्गेनिक। और यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया है? ऑर्गेनिक। देखो, ये वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ये था, ये था, ये था। इसके अलावा हार्मोन भी ऑर्गेनिक होते हैं। डीएनए और आरएनए क्या है? ऑर्गेनिक है। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि द मोस्ट एबंडेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द बॉडी, अगर सबसे आपसे सिर्फ ये पूछा गया हो कि सबसे एबंडेंट कौन सा है, तो फिर तो वाटर है। लेकिन साथ में वर्ड लगाया कि ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक की बात की जाए तो ऑर्गेनिक देखो प्रोटीन है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए तो प्रोटीन 18% प्रेजेंट है। लेकिन अगर इनऑर्गेनिक की बात की जाए तो फिर वाटर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अभी हम